आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट मैथ्स होगा जो आपका पेपर 21 फरवरी 2023 में है। क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि जो लड़के कमज़ोर हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप उन सब बच्चों के साथ है। लेकिन जो लड़का यार लगता है कि मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मैथ्स में वो लड़का डर रहा है, नहीं यार मैथ्स मेरी ख़राब हो जाएगी, मैं मैथ्स में फेल हो जाऊँगा, डरने की बात नहीं है। क्योंकि राय सर हैं यार, इसी के लिए तो राय सर हैं, है ना। मैं सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी के बारे में डिस्कस कर लूँ ना। हिंदी में मैंने जितना कहा था ना, या जैसे मैं आप लोग कहा था कि ऐसे आप लोग पढ़ कर जाइएगा, या जितना मैंने कहा कि इसको पढ़ लो ये आएगा, ये आया है ना। तो हिंदी में भी मैंने कहा था कि आप इसको पढ़ कर जाइए, आएगा। जिसने भी मेरी वीडियो को देखा होगा ना उसकी चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसने नहीं देखा उनके लिए तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, अच्छा वो भी नहीं जानता हो, अलग की चीज़ें होंगी। बट जिसने देखा होगा ना 100% श्योर है वो लड़का खुश होगा। क्या राय सर का बताई हुई चीज़ें आई हुई हैं, है ना। हिंदी में मैं थोड़ा सा अगर चर्चा कर लूँ आप लोग से तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे मैथ्स के बारे में डिस्कस भी करना है। हमने कहा था कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को अच्छा से पढ़ कर जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो राइट आंसर होगा शुक्ल युग। गबन की विद्या है उपन्यास। कंकाल के लेखक बोला था ना, पढ़ लेना कंकाल, जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति है अमृत राय की। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो 1919 ईस्वी से 1938 तक। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग मैंने बताया था, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल, इनकी भी समय अवधि बताया था मैंने, ठीक है ना। साकेत रचना है किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, किस युग के हैं? तो ये छायावाद युग की हैं। गंगा लहरी रचना है किसकी है भैया? ये पद्माकर की है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 ईस्वी से लेकर अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है युगांत। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार। सोटा छंद में चरण होते हैं तो इसमें 4 चरण होते हैं। मैंने आप लोगों को लिखाया भी था, समझाया भी था, बताया भी था। उपसर्ग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। प्रत्यय के भेद होते हैं 2। हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची है मूड। यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है मधुनी। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? तो प्रथम पुरुष और द्विवचन। बाकी जो इधर गदांश पदार्थ है, पदांश पदार्थ मैंने बताया था संदर्भ कैसे लिखना है। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग कैसे करना है, संस्कृत का भी संदर्भ दिया है, मतलब गदांश दिया है, पदांश दिया है। फिर आपका खंड काव्य भी, जो मेवाड़ मुकुट वाला कहानी मैंने बताया था, बहुत चैप्टर हैं, बस मेवाड़ मुकुट का आप लोग पढ़ कर जाना है। आपका जीवन परिचय दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने कहा था कम से कम आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोग याद कर लें, ये आए हैं लोग। फिर मैंने कहा कवि में आप लोग भक्तिकालीन बस याद करिए, तुलसी, रसखान, बिहारी, सूरदास। तो तुलसीदास जी और बिहारी जी आए हुए हैं लोग। अपने पाठ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैंने कहा था ना, पोयम जो आपको मतलब श्लोक जो याद करना संस्कृत में हो 6 लाइन याद करना। 4 लाइन जैसे आप लोग प्रश्न पत्र में देखे, मतलब 4 लाइन दिया है भाई। तो अगर यही 4 लाइन आप लोग याद हो श्लोक, ये आप लोग नहीं लिख पाते। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अधिकांश बच्चों को हमको लग रहा है 99% बच्चे जो याद किए होंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही बच्चे सारी चीज़ें याद किए होंगे श्लोक में। ये प्रश्न पत्र नहीं आता, सबको श्लोक अच्छा से आया होगा, ठीक है ना। संस्कृत में 2 प्रश्न का उत्तर देना था, तो मैंने कहा था 3 ही पार्ट आप लोग पढ़कर जाइएगा। मैंने आतंकवाद पर निबंध बताया था, फिर आपको मैंने बताया था भारतीय किसान पर, पर्यावरण पर मैंने बताया था, आतंकवाद इसमें आया हुआ है। मेरा प्रिय कवि पूछा है, तो अगर आप तुलसीदास जी का जीवन लिख रहे तो वही यहाँ पे छाप देना चाहिए था।
ये भी तब बाकी आप जैसे जो किए हों, बट अगर आपने कवि के बारे में लिखा तो तुलसीदास जी का अगर जीवन परिचय लिखा यहीं पर कॉपी कर दो, कुछ नंबर मिल गया। बहुत चीज़ें, पेपर बहुत टफ नहीं, पेपर क्या है, ईजी होता है। मैंने संस्कृत के गद्यांश में कहा था 13 श्लोक है, 13 श्लोक अच्छा से पढ़ लो और अच्छा से क्या पढ़ लो, 1-2 चैप्टर मैंने कटवाए थे उसको मत पढ़ना, बाकी सब पढ़ लेना। और श्लोक भी देखो आसान दिया है। संस्कृत का जो गद्यांश दिया था मैंने कहा 3 चैप्टर पढ़ना, जितने ही पार्ट दिए शुरुआत का 3 पार्ट पढ़ लो, जैसे कि वाराणसी, वीर, वीरेण, पुस्तक और जो भी चैप्टर आपका हो। तो मैंने कहा था इनको पढ़ कर जाना। और जो आपका गद्यांश दिया संस्कृत वाला पहले ही चैप्टर का है, बनारसी का है। तो हिंदी में मैंने लगभग जितना भी आपको बताया है वह चीज़ें आपके लिए आसान है और बहुत अच्छा आया है। ऐसा नहीं कि पेपर आपका बहुत टफ आया है, बहुत ईजी है। लेकिन अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैथ्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखो मैथ्स में जैसे कि बहुत बार कहता हूँ यार कि कमज़ोर बच्चों के लिए बनाता हूँ, अच्छे बच्चों के लिए शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, ठीक है ना। अच्छे बच्चे नाराज नहीं हो जाएंगे, नहीं यार सर मेरे या हम लोग के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा करो, आप बेस्ट करो। लेकिन जो बच्चे वीक है, जिनको बस डर लग रहा है यार मैथ्स में मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, वो ज़्यादा डर रहा है, तो डरना नहीं है, राय सर हैं, है ना। चलिए मैं जितना कहूँगा ना उतना ही मैथ्स में आप लोग करना है। कौन बच्चा करेगा? जो बच्चा बहुत कमजोर अपने आप को फील कर रहा है, बहुत कमजोर है मैथ्स में, लगता है कि मैं बहुत कमजोर है यार, मेरे से नहीं होने वाला। जितना कह रहा उतना करके चले जाओ, पक्का यार तुम पास होकर रहोगे। सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोग बता दूं कि तुम लोग यार तो 30 नंबर स्कूल से मिलता है कि नहीं है। जो भी अब आप लोगों का 30 नंबर ये प्रोजेक्ट से मिलता है। अब आपका बचा 70 नंबर का ये पेपर होता है। 70 में अगर आप 23 नंबर ला दो ना यार, ये पास हो आप लोग। बस 70 में आपको 23 नंबर चाहिए, और मैं वही निचोड़ यहां पर निकाल रहा हूं कि आप 23 लाओगे कहां से। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आपका चैप्टर है ना मैथ सारा बहुत बार यार नहीं होगा। कुछ चैप्टर ऐसा ना जो हलवा होता है यार, जिसको हम लोग इजीली कर सकते हैं, 1-2 बार समझ लोगे ना, कमजोर बच्चा भी समझेगा तो उसको आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, है ना। तो जो बच्चा कमजोर होगा वो भी समझेगा, उसको भी आएगा। तो देखो 70 में तुम लोग को कितना स्कोर करना, बस 23 ला दो यार, पास हो गए हो मैथ में। और 23 + 30 कर दो तो आपका स्कोर होता है 53, यानी मैथ्स में आपका ऐसे ही 53 स्कोर हो गया। अब जितना ज्यादा बेस्ट करना करो, कोई रोकने तो थोड़ी जा रहा है तुम लोग को, जितना बेस्ट करना करो, है ना। तो 53 स्कोर तो आप लोग इजीली मिल जाता है। अब हम सीधे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। संख्या पद्धति को पढ़ लो, ठीक है ना। बीजगणित में पढ़ो। बीजगणित में एक होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, और एक इसमें एक और टॉपिक आता है द्विघात समीकरण। यानी पूरा बीजगणित अगर अच्छा से पढ़ लिए तो 18 नंबर का आपका बीजगणित होता है। नंबर सिस्टम 5 नंबर्स एंड अलजेब्रा 18 मार्क्स, है ना। तो अगर बीजगणित के बारे में हमने बात किया कि दोनों टॉपिक इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म और द्विघात समीकरण, अगर यही 2 चैप्टर तुम लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया 23 नंबर आपका आ गया। अब कोई फेल आपको नहीं कर सकता है, समझ में आ रही बात। अब मन कर पूरा पढ़ो चाहे छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा चलो नंबर सिस्टम आपका 5 नंबर आएगा, हो सकता है 5 में एक क्वेश्चन नहीं टॉप कर दिया, आया नहीं आया, 2 ही नंबर 3 नंबर लो, फिलहाल की बात कर रहा हूं। चलिए अभी थोड़ी देर बाद हम बात को और डिस्कस कर लेंगे। लेसन इसमें यानी यूनिट क्या है, थर्ड क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति, ये हर हाल में करो। सबसे इजी कोई चैप्टर अगर है तो निर्देशांक ज्यामिति है क्लास 10th के लिए। इसमें केवल फार्मूला बेस का क्वेश्चन होगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं ऐसे आ गए यार, लेकिन सब फार्मूला बेस है। इसको तो भूलो ही मत, इसकी फार्मूला बेस रट्टा मारो यार, पूरा रट जाओ, और इसको कमांड अच्छा से करो। 5 नंबर ये भी है, छोटा चैप्टर है, मजा आता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा सवाल लगता भी बड़ा है लेकिन होता है छोटा है। करने का मेथड बहुत आसान लगता है, इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, निर्देशांक ज्यामिति भी करना है। पासिंग के लिए आपका नंबर हो चुका है, देखिए 28 मार्क्स हो गया है। तो जो कमजोर बच्चा हो चाहे तो इन्हीं तीनों चैप्टर की तैयारी कर ले, लेकिन अगर चाहता नहीं कि थोड़ा सा कहीं इसमें दिक्कत हो जाएगा तो चलो यार इस पे जी जान से मेहनत एक और कर लो, त्रिकोणमिति को,
बड़ी जी जान से मेहनत कर लो। और त्रिकोणमिति में भी दो तरह से वाले, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा, एक अनुपात आपका जो भी है सब समीकरण सूत्र पे आएगा। तो त्रिकोणमिति बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, पहले होता था, पहले सिलेबस बहुत बड़ा होता था, बट आज क्या है बहुत छोटा, तू सा कर दिया यार, इतनी छोटी सिलेबस कर दिया। कुछ फार्मूला बस याद कर लोगे आपका त्रिकोणमिति हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्या करना, जैसा कि मैंने हिंदी में कहा था 5 से 6 साल बस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, मे भी काफी है उतना। प्रैक्टिस कर जाओ, जहां पूछना हो जाके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 से 6 साल का प्रीवियस क्वेश्चन जो भी अपने क्वेश्चन बैंक करते हो उसमें पढ़ लो, सॉल्व कर लो। नहीं आ रहा टीचर्स को दिखाओ अपने, सर नहीं आ रहा एक बार थोड़ा सा हिंट कर दीजिए, समझा देंगे। बाकी मैं तो अभी बना के वीडियो अपलोड करूंगा, टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। मेंसुरेशन सॉरी त्रिकोणमिति के बाद से अब कहता है सांख्यिकी जो दिया है स्टैटिक्स, इसमें एक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता भी आता है, यानी 5 नंबर का। और ये भी क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन होता बड़ा है, दिखता बहुत बड़ा, लेकिन अगर आता है ना तो ये क्वेश्चन समझो बहुत हलवा होता है। अगर सीख जाओ ना स्टैटिक्स करना तो बहुत हलवा होता है, बहुत मजा आता है करने में, इसमें बड़ा सवाल इसका नहीं होता है। तो इसमें अगर प्रायिकता को छोड़ दो, प्रायिकता पर बस दिमाग लगाओगे यार मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें स्टैटिक्स कर लेना, कोई डाउट नहीं है। मेंसुरेशन में अगर करना चाहोगे तो मेंसुरेशन थोड़ा सा तुम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। त्रिभुज तो कमजोर बच्चे ना ही करो तो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर जो बच्चा कमजोर है त्रिभुज ना पढ़े, रचना ना पढ़े, बहुत बड़ी बात होगी यार, इतना ना पढ़ो अब, है ना, क्योंकि तुम्हें पासिंग मार्क्स है जो कमजोर बच्चा है। बट फिर भी अगर स्कोर अच्छा के बारे में मैंने बात किया, अगर संख्या पत्ति बहुत अच्छा कमांड करते हो 5 नंबर, बीजगणित बहुत अच्छा कमांड करते हो 23 नंबर, निर्देशांक ज्योमेट्री बहुत अच्छा करते हो तो 28 नंबर, त्रिकोणमिति अगर अच्छा कमांड कर लिए 38, सांख्यिकी अगर अच्छा कमांड कर लिए 48, मेंसुरेशन को बस छोड़ दो। इन तीनों को मैं फिलहाल अभी क्रॉस करता हूँ। मेंसुरेशन में एक्चुअल में आप लोग होता क्या ना, आप लोग समझते हो कि मेंसुरेशन ईजी होगा, कुछ क्वेश्चन इसके फॉर्मूले बेस में, लेकिन घुमाता ज़्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो बच्चा कमजोर होगा वो ज़्यादा घुमा ले क्वेश्चन को, क्वेश्चन खुद घुमा दे तो घुमा कर सॉल्व कैसे कर पाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से बाकी जो बच्चा करना चाहता है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि राय सर ने मना कर दिया नहीं करना, करना है यार। कमजोर बच्चा जो है जब इतना अगर हल्का हल्का चैप्टर नहीं सॉल्व कर पाएगा तो समझो ये कैसे कर पाएगा, संभव है नहीं है। तो जिस चैप्टर को मैंने कहा है ना बस उसी को घर पे पढ़ो पासिंग मार्क्स के लिए, कि कम से कम आपको पहले 23 आ जाए। 23 प्लस करो, नो प्रॉब्लम है यार, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है। तो आपको नंबर यहीं से उठाना है बस। और जो भी मैंने कहा कि कमजोर बच्चा है वो अब इन 3 चैप्टरों को फोकस नहीं करेगा। अगर इन 3 को जो मेहनत करेगा, इन्हीं को जितना, या तो 4 दिन आपके पास टाइम है, 17, 18, 19, 20, 4 दिन में जो भी फालतू टाइम इस पर स्पेंड करोगे, आप कर भी लोगे, पढ़ भी लोगे, फिर एग्जाम में जाओगे तब से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है और आपके पास 4 दिन है, और आज 16 तारीख आपका है। ये अगर आज से आप तैयारियां करना स्टार्ट कर दो ना तो 5 चैप्टर को 4 दिन में क्लियर कर दो। सारे क्वेश्चन नहीं करना है आपको, बस भाई मेथड देख लो कैसे क्या किया गया है, कौन सा नियम से कौन सा क्वेश्चन होता है, इतू सा बढ़ यार काफ़ी है ना। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी मैथ्स की भी पेपर होगी बहुत अच्छा होगी। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ ना कि हम लोग आप लोग के लिए इतना अच्छा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा यार लाइक्स कमेंट जरूर बनता है, तो आप लाइक्स कमेंट जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके ना उतना शेयर करें। हम आप सबके लिए मेहनत करते हैं, कुछ आप हमारे लिए मेहनत कर लें, है कि नहीं है। अंत में मेरी बात यह है कि मैंने जितना कहा उतना ही करो, उससे ज़्यादा ना करो।